नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर जम्मू में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें, जम्मू में पीएम मोदी सौगात देने वाले हैं। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। बता दें कि पीएम मोदी 11:30 बजे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर भाग लेंगे और कार्यक्रम में और जम्मू कश्मीर का दौरा भी करेंगे। वहां देश भर की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान पीएम मोदी 3100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनी बनिहाल काजीगुंड रोड टनल का भी उद्घाटन करेंगे। ये टनल 8.5 किलोमीटर के करीब लंबी है, जो कि बनिहाल और काजीगुंड के बीच में सड़क की दूरी को 16 किलोमीटर कम कर देगी और यात्रा के समय को लगभग 1.5 घंटे कम कर देगी। ये सुरंग जम्मू और कश्मीर के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित करने और दोनों क्षेत्रों को करीब लाने में मदद करेगी। वहीं लगातार पीएम के दौरे को लेकर बीती रात को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी ढेर हुए। वहीं पीएम मोदी के जम्मू दौरे से ठीक पहले सांबा में ब्लास्ट की भी खबरें सामने आई। बता दें कि पीएम मोदी के रैली स्थल से 12 किलोमीटर दूर विस्फोटक मिला है, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निसार का रुख करेंगे। निसार, किस तरीके से देखें, क्योंकि लगातार जब से पीएम मोदी के दौरे की बात सामने आई है और वहां पर हमले लगातार जारी हैं और एक बार फिर अब विस्फोटक मिला है, क्या कुछ और अपडेट मिल पा रही है निसार? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो नरेंद्र मोदी जो मुल्क के वजीर आजम है, उसका दौरा जम्मू कश्मीर रहेगा, तो ये एक सूदफुल, एक फायदेमंद दौरा माना जाएगा, क्योंकि काफी प्रोजेक्ट्स को इनको इनॉग्रेशन करनी है, काफी प्रोजेक्ट्स आवाम के नाम करने हैं। खासकर जो बानिहाल तो काजीगुंड जो रेलवे जो टनल बनाई गई, तो टनल बनाई गई है, जिससे कम से कम लगभग 2 घंटे का सफर आसान हो जाएगा। उसको भी आवाम के नाम करेंगे आज। तो बहुत सारे जो सिक्योरिटी खदशात यहाँ पे है, उसका भी जायजा लेंगे। जो अब कुछ अगले महीने यहाँ पे अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उसका भी जायजा लेंगे मुल्क के वजीर आजम। तो काफी जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सब सूरत हाल बनी हुई है, तो काफी श्रीनगर की बात की जाए तो श्रीनगर जो वहाँ पे कल सुबह से ही वहाँ पे सिक्योरिटी इजाफी दस्ती सड़कों पे नजर आई। तो जगह जगह पे नाके लगाए हुए थे, गाड़ियों की तलाशी दी जा रही थी और लोगों के शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे थे। और अनंतनाग की बात की जाए तो अनंतनाग में सूरत हाल वैसी है और बहुत सारे साउथ कश्मीर से लेकर जनूबी नॉर्थ कश्मीर तक सूरत हाल बिल्कुल सेम है। जगह जगह पे पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई थी और सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे। अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो लोगों को एक उम्मीद है कि 2019 के बाद यहाँ पे कोई हुकूमत नहीं है, यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इस वक्त पूरा इंतजामिया चला रहे हैं, तो लोगों को भी काफी उम्मीदें इससे वाबस्ता है। हालांकि अगर बात की जाए तो कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बहुत बड़ा ऐलान यहाँ पे किया है। जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो लगभग 60,000 के करीब जो आर्जी मुलाजमीन मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, तो उनकी जो योमी उजरत होती है 225 होती थी, उनको उसको बढ़ाकर 300 कर दी गई है, जो एक राहत का इशारा है यहाँ के जो 60,000 मुलाजमों के लिए। क्योंकि जो मुल्क के वजीर आजम है, उनके दौरे से पहले ही ये इतना बड़ा ऐलान हुआ है, जिससे लगभग 60,000 लोगों को एक राहत मिली है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उनकी इनॉग्रेशन की जाएगी। यहाँ पे जो बाकी मसाइल है, यूथ को मुख्तलिफ स्कीमों के तहत एंगेज किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा कैप्चर मिलने वाला है आज के इस दौरे से। जी बिल्कुल निसार, कहीं ना कहीं जब से जम्मू कश्मीर में ये पीएम का दौरा पहली बार है 370 हटने के बाद, काफी जो सियासी मायने हैं, बड़े सियासी मायने भी इस दौरे को लेकर माने जा रहे हैं। जी यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो यहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अब बिल्कुल आवाम से दूर हो गई है। तो उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से अब यहाँ पे सिस्टम में तब्दीली आई है, क्योंकि लोगों के करीब जो अफसरान है, जो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजाम है, बिल्कुल लोगों के साथ मिलते हैं। जिस तरह से सरपंच और पंच को अथॉरिटी दी गई है, वो लोगों के घर तक जाते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं, लोगों के मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश कर रही है। एक बहुत
बहुत बड़ा गेस्चर है, किस तरह से डेवलपमेंट भी हुई है और लोगों के काम बगैर किसी ताखीर के वक्त पे वक्त पे अदा की जाती है। ये एक बहुत बड़ा गेस्चर है। जी जी, और कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं, इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से पीएम का दौरा है उससे पहले सुरक्षा को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अभी कितनी सख्ती और बढ़ती जा रही है? क्या सर्च ऑपरेशन जगह जगह पर जारी है? क्योंकि विस्फोटक मिला है 12 किलोमीटर दूर जहां पर पीएम मोदी की रैली होनी है वहां से। जी देखिए, यकीनी तौर पर अगर बात की जाए तो कल जिस तरह से गुज़श्ता दिन जम्मू में भी एक बहुत बड़ा जो फिदायन अटैक की कोशिश को नाकाम बना दिया गया सुरक्षा बलों की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा बलों पे काफी सवाल भी उठे हैं, क्योंकि जम्मू एक ऐसा वाहिद इलाका है जहाँ पे ज्यादा ये मिलिटेंट अटैक नहीं होते थे। 90 से पहले ही या 90 के बाद भी वहाँ पे ऐसे ज्यादा अटैक नहीं हुए थे। अगर इन मिलिटेंट अटैक का जो सबसे मेन मरकज था वो कश्मीर घाटी रही है, लेकिन जम्मू में ऐसे वाकयात रोनुमा होने या होते या हुए हैं, तो इससे सवाल जाहिर सी बात है कि काफी सवाल खड़े होते हैं सुरक्षा बलों पे, क्योंकि जिस तरह से कुलगाम में भी एक एनकाउंटर पेश आया तो जिसमें ये बात सबसे अहम मानी जाती है। सबसे अहम बात ये सामने आई है कि जितने भी पिछले एक हफ्ते से जितने भी एनकाउंटर्स हुए हैं उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी मिलिटेंट जाँ बाग हुए हैं या पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे गए हैं। कुलगाम में एक एनकाउंटर हुआ है, वहाँ पे पुलिस के मुताबिक वहाँ पे जो सबसे जो बहुत बड़ी सामने आई है, क्योंकि वहाँ पे 2 जैश मोहम्मद के जो मिलिटेंट मारे गए हैं वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे और काफी तरबियत याफ्ता मिलिटेंट थे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया निसार इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार निसार को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से तमाम अपडेट मसले से जुड़ी हुई दी गई है कि लगातार जिस तरीके से वहां पर जम्मू में कभी घटनाएं इस तरह की कम ही सामने आती थी, लेकिन जब से पीएम दौरे की बात वहां पर चली है तब से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से कई ऐसे जो बड़े हमले हैं उनको पहले ही निरस्त किया गया है, पहले ही रोका गया है। बड़ी कामयाबी जो एजेंसीज हैं उनको मिली है, लेकिन अब जब विस्फोटक मिला है इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि 12 किलोमीटर दूर पीएम मोदी का रैली स्थल है जहां से वो जनता को संबोधित करेंगे, पंचायतों को संबोधित करेंगे, कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। हालांकि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का पीएम मोदी का यह पहला दौरा है जिसके अपने आप में बड़े सियासी मायने हैं। जहां सियासी मायने हैं तो वहीं कहीं ना कहीं इसे पाकिस्तान को एक संदेश के रूप में जोड़कर भी देखा जा रहा है और इस दौरे को ये कहा जा सकता है बहुत अहम ये दौरा है। और इससे पहले इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं आतंकवादियों के मन में जो खौफ है उसको दर्शा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उनकी तरफ से मुठभेड़ हो रही है या फिर एक्शन लिए जाने की कोशिश है तो वो बौखलाहट साफ साफ दिखाई दे रही है। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में भड़की हिंसा के बाद शुक्रवार को हिंदू और मुसलमानों ने एकता की मिसाल पेश करने के लिए ये ऐलान किया कि आज एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, यानी कि रविवार को ये तिरंगा यात्रा निकलेगी। दोनों समुदायों ने फैसला इसलिए लिया ताकि इलाके में भाईचारा कायम रहे। ये तिरंगा यात्रा शाम 6 बजे निकाली जाएगी। पुलिस प्रशासन की तरफ से इस यात्रा को इजाजत दे दी गई है। भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और तयशुदा जगह से ही ये यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कुल 50 लोग दोनों समुदायों की तरफ से इसमें शामिल होंगे। मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय के 25-25 वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे। वहीं इस यात्रा को निकालेंगे। समिति ने यात्रा निकालने के लिए तय रूट की मांग की थी। आपको बता दें कि जिसको लेकर रूट को तय कर दिया गया। अमन का पैगाम देने के लिए निकाली जा रही तिरंगा यात्रा जहांगीरपुरी के कुशल चौक से शुरू होते हुए यात्रा बी ब्लॉक जाएगी, फिर बी ब्लॉक से होते हुए बीसी मार्केट जाएगी, फिर वहां से जामा मस्जिद के सामने जहां पर पथराव हुआ वहां से होती हुई काली मंदिर और उसके आगे जी ब्लॉक तक जाएगी। इसके बाद यात्रा फिर कुशल चौक से होते हुए धोबी घाट होते हुए आजाद चौक पर खत्म हो जाएगी। इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों के मन में वहां पर डर पैदा हुआ, उस डर को दूर करने की एक बड़ी कोशिश है। वहीं जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने के बाद कई पार्टियां वहां पर पहुंची। शनिवार को लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी जायजा लेने के लिए
जहांगीरपुरी में पहुंचा डेलीगेशन की अगुवाई सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से की गई। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने इस मौके पर कहा, सुनिए जरा। एसपी सांसद शफीकुर रहमान मेरे साथ है। सर, कांग्रेस आया, आप पार्टी आए, आप लोग थोड़ा सा लेट हो गए। चलो छोड़ो, अब हो गए। 2 हफ्ते के लिए बुलडोजर पे जो रोक लगी है, आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि रोक तो अबे जब रोक लगी है तो रोक लगी रहनी चाहिए। ये इससे लोगों के अंदर खौफ व हिरास, हैरेसमेंट फैल रहा। इलीगल इंक्रोचमेंट था ये जो तोड़ा गया है, फिर काय बात का दुख हो रहा है? अभी कोई लीगली है तो वो जाने, मुझे तो पता नहीं कि वो लीगल है इलीगल है। अब मुझे देखने के बाद में बता सकता जो हूँ। डिमोलिश हुआ है, हिंदू भी है इसमें, मुस्लिम के घर भी, मतलब जो दुकानें हैं, तो आप किसके लिए आए? किसी के साथ हुआ है, हम सबके साथ हैं। चलिए, तो अभी फिर आप क्या डिमांड कर रहे हैं आप? अब हमारी डिमांड ये है कि हमारी शांति होनी चाहिए और जिनका नुकसान हुआ है उसको उसमें मुआवजा मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ शफीकुर रहमान एसपी सांसद है, जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो डिमोलिश हुआ है, जो ढांचे यहाँ पर गिराए गए हैं, इसको लेकर वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर वो निशाना भी साध रहे हैं कि जिस तरीके से बिना किसी तहकीकात के, बिना किसी वेरिफिकेशन के यहाँ पर ढांचों को, बुलडोजर को ढांचों के ऊपर दाग दिया गया। कैमरा पर्सन अंगद के साथ ओशी मंदोला, FM न्यूज़, नई दिल्ली। एसपी सांसद न्यूज से खास बातचीत की है शफीकुर रहमान बर्क ने। सपा की तरफ से डेलीगेशन को भेजा गया था। ये डेलीगेशन यहां पर जांच दल के रूप में पहुंचा है, जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है हम सबके साथ है। शफीकुर रहमान की अगुवाई में ये डेलीगेशन पहुंचा, जिनकी तरफ से कहा गया कि अमन शांति होनी चाहिए। इसी दौरान खास बातचीत की हमारी संवाददाता ने उनसे, जो कुछ उनकी तरफ से कहा गया वो हमने आपको सुनाया। और ये भी कहा गया है कि शफीकुर रहमान ने कहा कि नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए। जहांगीरपुरी लगातार नेताओं का केंद्र बना हुआ है। सपा का प्रतिनिधि मंडल भी इस दौरान पहुंचा और तमाम अलग अलग लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता हो, छात्र हो, सब पहुंच रहे हैं। और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो शफीकुर रहमान की तरफ से क्या कुछ और कहा गया, सुनिए जरा एक बार फिर से। रहमान मेरे साथ है। सर, कांग्रेस आया, आप पार्टी आए, आप लोग थोड़ा सा लेट हो गए। चलो छोड़ो, अब हो गए। 2 हफ्ते के लिए बुलडोजर पे जो रोक लगी है, आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि रोक तो अबे जब रोक लगी है तो रोक लगी रहनी चाहिए। ये इससे लोगों के अंदर खौफ व हिरास, हैरेसमेंट फैल रहा। इलीगल इंक्रोचमेंट था ये जो तोड़ा गया है, फिर काय बात का दुख हो रहा है? अभी कोई लीगली है तो वो जाने, मुझे तो पता नहीं कि वो लीगल है इलीगल है। अब मुझे देखने के बाद में बता सकता जो हूँ। डिमोलिश हुआ है, हिंदू भी है इसमें, मुस्लिम के घर भी, मतलब जो दुकानें हैं, तो आप किसके लिए आए? किसी के साथ हुआ है, हम सबके साथ हैं। चलिए, तो अभी फिर आप क्या डिमांड कर रहे हैं आप? अब हमारी डिमांड ये है कि हमारी शांति होनी चाहिए और जिनका नुकसान हुआ है उसमें मुआवजा मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ शफीकुर रहमान एसपी सांसद है, जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो डिमोलिश हुआ है, जो ढांचे यहाँ पर गिराए गए हैं, इसको लेकर वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर वो निशाना भी साध रहे हैं कि जिस तरीके से बिना किसी तहकीकात के, बिना किसी वेरिफिकेशन के यहाँ पर ढांचों को, बुलडोजर को ढांचों के ऊपर दाग दिया गया। कैमरा पर्सन अंगद के साथ ओशी मंदोला, FM न्यूज़, नई दिल्ली। वहीं शनिवार को जहांगीरपुरी मामले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों और NGO सोच चलाने वाले कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। इस मौके पर हमारी संवाददाता तोशी ने इन लोगों से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ इनकी तरफ से कहा गया है। जहां विवाद वहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फिलहाल मौजूद हूँ जहांगीरपुरी में, जहां पर डिमोलिश हुआ था। यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट को डिमोलिश किया गया था। मेरे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि सोच संस्था से बिलोंग करते हैं। पहले नाम बताइए। मेरा नाम हारून हफीज़ है, मैं सोच संस्था में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैंने अपना अभी मास्टर कंप्लीट किया है और PhD की मैं तैयारी कर रहा हूँ। साथ में सोच NGO का साथ में काम में देखता हूँ। जहांगीरपुरी में आप लोग क्या करने आए हैं?
जहांगीरपुरी में एक ऑब्जर्वेशन के लिए आए हैं कि जो हमने टीवी पे देखा, जो सुना, जो वीडियोस देखी कि सच में ये रियलिटी है या नहीं। हमने खुद जो एक टीम बनाई, अपनी रिलीफ टीम बनाई और यहाँ पे हम आए हैं देखने के लिए कि जो दिखाया जा रहा है वो सच में रियल है। ग्राउंड लेवल रिपोर्ट लेने आए हैं कि अगर सच में ऐसा है तो हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, अपनी संस्था से हम क्या हेल्प कर सकते हैं उनकी, इस पर्पज़ के जरिए हम यहाँ पर आए हैं। तो आप लोगों का कितना टीम है? यहाँ पर जो आए हैं वो 7 मेंबर आए हैं एनजीओ के अभी। इसके अलावा अभी और मेंबर्स हम आएंगे, अभी रिपोर्ट लेके जा रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे अपनी टीम से, अपने डोनर से, अपने मेंबर से। फिर हम एक और टीम अभी यहाँ पर लेकर आएंगे जो उनकी मदद करने आएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फुरकान है। फुरकान, आप किस फैकल्टी से हैं? मैं आर्ट्स फैकल्टी से हूँ। मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया है तो पीएचडी के लिए मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। तो आप इस सोच संस्था से बिलोंग? जी, मैं सोच संस्था से बिलोंग करता हूँ, इसका जॉइंट सेक्रेटरी हूँ फिलहाल। आपसे पहले यहाँ पर काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस का एक डेलीगेशन आया था, वो अपनी राजनीतिक रोटियां भून रहे हैं, आप लोग क्यों आए हैं? हम लोग तो देखिए समाज सेवा करने आए हैं, उसमें कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब एक समाज सेवा सबके लिए होती है। उसमें कोई भी एक पॉइंट ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि जिसके लिए हम आए, सबके लिए आए हैं यहाँ। वो हमारी तरफ से किसी भी तरीके से मदद हो, चाहे तो उनको राशन को लेके हो या उनकी जो रेहड़ी टूट गई है, दुकान टूट गई है, उसको रिपेयरिंग के रिगार्डिंग हो। कुछ लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे जो ठेला था उसको ठीक करवा दें या उसको बनवा दें। अभी दुकान भी बने, उन्होंने बताया, हमने पूछा कि आसपास कोई दुकान हमें बता दो जिससे हम आपकी बनवा दें, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि अभी दुकान नहीं खुल रही है और अभी नहीं बन पाएगी। तो अब हमने ये डिसाइड किया अभी हम कुछ दिन बाद फिर आएंगे और उनके यहाँ पे बैठ के खुद बनवा कर जाएंगे रेडी। आप लोग कितने लोगों से मिले हैं? अभी हम यहाँ से 15 से 20 लोगों से मिले होंगे हम। उन लोगों में से हम लोगों ने जो फाइन किया है, कुछ लोगों को फाइन किया है जो हमने नाम नोट कर लिए हैं, और एक पर्सन को अभी हमने, उसकी आटे की नीड थी, वो रोटी बनाता था यहीं पे सड़क पर ही, उसकी जो दुकान थी उसको उठा के लेके चले गए और वो उसका कहना ये था कि मैं रोटी बेच के कैसे मतलब पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि अंदर तो नहीं, वो उसी गली में अपने घर पे उसने एक तंदूर बनाया, उसमें वो रोटी पकाएगा। हमने उसे पूरा आटे का बोरा पैक जो होता है वो उसको दिला दिया ताकि वो अपना कमाई कर सके। आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम अल्तमश है, मैं सोच संस्था से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी समय से। एमयू की स्टूडेंट? जी, मैं एमयू का स्टूडेंट हूँ, बीए ज्योग्राफी फाइनल ईयर, सोशल साइंस फैकल्टी। तो अभी आप लोग जैसे बता रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर सबसे मिलने आए हैं जो डिमोलिश में जो यहाँ पर विक्टिम है, कोई स्पेसिफिक एजेंडा लेकर आए हैं या आप किसी स्पेसिफिक रिलीजन? मैम पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम समाज सेवक हैं। हमारा काम ही समाज सेवा करना है, हम किसी रिलीजन को बेस में नहीं लेते हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, जिसे अभी जरूरत होगी हम उसकी सेवा करेंगे। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, पहले तो आपको मैं ये बात क्लियर कर दूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकती हैं। आप ये बताइए कि आप यहाँ पर जिनसे मिले हैं, आप सभी धर्मों के लोगों से मिले? जी, सभी धर्मों के लोगों से मिले हैं। एक चाचा हैं जिनकी कोल्ड ड्रिंक की दुकान है, वो भी नॉन मुस्लिम है, और एक उधर कबाब वाले हैं, वो मुस्लिम है। हम दोनों धर्म के लोगों से मिले हैं। अभी आप जब लोग जा रहे थे अंदर बैरिकेड्स क्रॉस करके, तो पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पुलिस वालों ने रोका था क्योंकि उनकी ड्यूटी है यहाँ पे आना मना कराया, तो हमने उनकी रूल को, जो उन्होंने कहा हमने उसको फॉलो किया। हम नहीं चाहते कोई भी क्लैश हो यहाँ पे, जो वो कहेंगे हम उसको करेंगे, अगर वो हमें जाने के नहीं कहेंगे तो हम यहाँ से चले भी जाएंगे। तो अभी आप ये बताइए कि आप यहाँ पर आए हैं, ये वैसे बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, एएमयू के स्टूडेंट आ जाते हैं, लगता है कि अब कोई राजनीतिक यहाँ पर दोबारा से उठापटक शुरू हो जाएगी? नहीं, राजनीति के बारे में तो मुझे खुद आइडिया नहीं है, क्योंकि हम तो एक समाज सेवी हैं, हम समाज सेवा करने आए हैं यहाँ पे। हमारा मकसद सिर्फ लोगों की मदद करना है, और राजनीतिक दल तो आते रहेंगे और चले जाएंगे, उससे कोई हल नहीं निकलना है। सिर्फ मदद करने वाले लोग होने चाहिए। मैं और लोगों से भी यही अपील करूँगा, वो लोग मदद के लिए आएँ, किसी राजनीतिक पार्टी को लेके यहाँ कुछ ना करें। अभी आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट को डिमोलिश करना, इस पूरे मामले को? और एमसीडी देखिए, हम इस मामले को किसी भी तरीके से नहीं देखते। ये जो मामला है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। हमारा काम है समाज सेवा करना, बस हम इस चीज को देखते हैं। अगर जिसको भी जरूरत होगी, जो जरूरतमंद होगा, हम उसको जरूरत का सामान मुहैया कराएंगे। तो लोगों से आपने बात करी तो कुछ कहा उन्होंने आपसे? कि लोगों ने कहा था डीएमसी वाले हमारा सामान ले गए हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है हमारा सामान लौटा दिया जाए ताकि हमारी रेहड़ियां दोबारा लग सके। बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सोच संस्था के यहाँ पर छात्र और सोशल वर्कर मौजूद थे, जो कि जहांगीरपुरी में आए हैं और यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं। जो डिमोलिश हुआ है उन पीड़ितों से मिल रहे हैं, और इनका सिर्फ ये कहना है कि यहाँ पर हम किसी एजेंडे के तहत नहीं, बल्कि यहाँ पर सिर्फ एज अ सोशल वर्कर लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। कैमरा पर्सन अंगद के साथ ओशी मंदोला, FM न्यूज़, नई दिल्ली। वहीं मुंबई के खायर इलाके में अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन पर अलग अलग समूह
के बीच नफरत फैलाने का आरोप है। इससे पहले राणा दंपति के आवास के बाहर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया था। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उनके आवास के बाहर देखा गया। इस बीच नवनीत और उनके पति रवि राणा को पुलिस खार पुलिस स्टेशन लेकर गई। इस दौरान नवनीत ने कहा कि हमें जबरन यहां पर लाया गया है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मदद की गुहार लगाई। इस बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया खार पुलिस स्टेशन पहुंचे और राणा दंपति से मुलाकात की। खार थाने से निकलने पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट कर बताया कि शिवसेना और लिखा कि शिवसेना के गुंडों ने गाड़ी पर भारी पथराव किया, मेरी गाड़ी के शीशे टूटे और मैं घायल हो गया। वहीं इस मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं आज भारत दौरे पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन आएंगी। आपको बता दें, उर्सुला 2 दिवसीय दौरे पर भारत में रहेंगी। इसके अलावा वो प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वहीं विदेश मंत्रालय की तरफ से बताई गई जानकारी में भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जीवंत रणनीतिक साझेदारी है, जो कि राजनीतिक और सामरिक क्षेत्र, कारोबार और वाणिज्य, जलवायु क्षेत्र से लेकर डिजिटल और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मजबूती से बढ़ रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक 2 दिवसीय दौरे पर आई उर्सुला वॉन कल यानी कि 25 अप्रैल को अपना संबोधन देंगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार लोगों के साथ साझा करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से बात करेंगे और अपने विचार साझा करेंगे। बता दें कि ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 88वीं कड़ी होगी, जिसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से होगा। वहीं पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले ही ट्वीट कर मन की बात के पिछले संस्करण पर आधारित एक पत्रिका साझा की थी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा था कि पिछले महीने के मन की बात पर ये एक दिलचस्प पत्रिका है, जिसमें हमने कई विषयों जैसे कि भारत में निर्यात में बढ़ोतरी, आयुर्वेद, स्टार्टअप, जल संरक्षण और पारंपरिक मेलों पर चर्चा की और कहा 24 अप्रैल को अगले संस्करण से जुड़े। जब आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो हर दिन आपके लिए खास होता है, लेकिन आज प्रधानमंत्री के लिए कुछ ज्यादा ही खास दिन है और ये काफी खुशी वाला भी है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी अपना पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मुंबई जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये पुरस्कार महान गायिका स्मृति और सम्मान में स्थापित किया गया है, जिसका इस साल ही शुरुआत होने के बाद मुंबई में 92 वर्ष की आयु में निधन होने के बाद इसकी शुरुआत की गई है। पीएम मोदी ने महान गायिका लता मंगेशकर को मुंबई पहुंचकर श्रद्धांजलि भी दी थी। पीएम मोदी महान गायिका लता मंगेशकर को अपनी बड़ी बहन की तरह मानते थे। इससे पहले मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक बयान में कहा था कि ये पुरस्कार हर साल उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने हमारे देश में उसके लोगों और हमारे समाज के लिए पथ प्रदर्शक, शानदार और अनुकरणीय योगदान दिया। इस दौरान उन्होंने 11 अप्रैल को घोषणा करते हुए बताया कि इस बार पीएम मोदी को इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि उन्होंने हमेशा एक मजबूत और समृद्ध भारत का सपना देखा, राष्ट्र निर्माण में योगदान भी दिया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।